नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 2012 से लेकर 2025 तक पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को विस्तार पूर्वक कर रहे थे। तो अब तक हमने जो इकाई शुरू की है हिंदी भाषा और विकास की, दो इकाइयां कर ली हैं, जिसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको भूगोलिक विस्तार करवाया था, जिसमें मैंने आपको 28 प्रश्न करवाए थे। यहाँ तक उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किसका है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ये 28 कराए थे, लेकिन मैंने 29 ऐड किए हुए थे। ये 29वां प्रश्न आपको नहीं करवाया था, तो मैं आज के इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। 2025 में हिंदी के भौगोलिक विस्तार से दो प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपके सामने एक 28वां, दूसरा 29वां, जो कि मैंने नहीं करवाया था। और ये भी बार बार रिपीटेड प्रश्न है, जनवरी 2025 में पूछा गया है, जिसमें पश्चिमी हिंदी का जो सही उत्तर होगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा विकल्प 2 सही होगा, जिसमें पश्चिमी हिंदी के जो है आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊँ, नेपाली। तो ये सारी आती हैं बोलियाँ। और पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, ये सारी आपकी उपभाषाएं हैं। तो उपभाषाओं के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप देख लीजिए। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है और आगे इन फ्यूचर पूछा भी जाएगा। तो 29 प्रश्न मैंने करवा दिए आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उसमें 28 प्रश्न करवाए हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ 29वां प्रश्न, क्योंकि उसमें काफ़ी रात को मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो जल्दबाजी में मेरे को आखिरी प्रश्न नहीं दिखा। मुझे लगा मैंने 28 प्रश्न ही ऐड किए हैं, इसीलिए 29वां प्रश्न रह गया, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में करवा दी हूँ। तो क्यों आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं, तो हिंदी भाषा और विकास के टोटल 5 इकाइयाँ हैं। तो आज हम इकाई 3 करने वाले हैं, 1.3 इकाई, जिसमें हिंदी का भाषिक स्वरूप के ऊपर जो 2012 से लेकर 2025 तक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ। और भौगोलिक विस्तार, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वीडियो क्लास ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप से प्रश्न जो बनते हैं, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जो कि जून 2012 में ये पूछा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में और अह क्या है? तो ये एक अयोग वा है, जिसे अयोग व अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। और आह ये दो अयोग व हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है। इसे अनुस्वार कहते हैं, जो कि एक नासिक ध्वनि है। इसे विसर्ग कहते हैं, जो कि हल्की श्वास के साथ उच्चारित होती है। तो ये अगला प्रश्न अब हम करेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनि की संख्या कितनी मानी है? जून 2013 का प्रश्न है, आपके सामने है। सही उत्तर हो जाएगा 13 स्वर 38 व्यंजन माने हैं, जो कि टोटल 51 होता है। वैदिक संस्कृत ध्वनि की संख्या का निर्धारण इस बात पर आधारित है कि ध्वनियों का सही उच्चारण वैदिक मंत्रों के सटीक अर्थ और उनके प्रभाव को बनाए रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृत में स्वर, जो कि अक्षर ध्वनियाँ, और व्यंजन, जो कि अव्यक्त ध्वनियाँ, का उपयोग विशेष उच्चारण और स्वरों के साथ होता है। धीरेन्द्र वर्मा के अध्ययन में यह विश्लेषण मिलता है कि वैदिक काल में उच्चारण की ध्वनियों का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे उन्होंने संख्या मांगी थी, मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी भी तरह से घुमा फिरा के अगर प्रश्न पूछे तो आप लगा सकें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दिसंबर 2013 का ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य।
इसे तालव्य ध्वनियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें जीव का अलग हिस्सा तालु से संपर्क में आता है। संस्कृत और हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार तालव्य ध्वनियाँ वे हैं जिनका उच्चारण तालु से किया जाता है। श के अलावा च छ ज झ ञ ये और यह भी तालव्य व्यंजन है। मूर्धन्य ध्वनियाँ वे होती हैं जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग को तालु के पीछे की ओर हिस्से मुर्दा से मिलाकर किया जाता है। हिंदी और संस्कृत ध्वनि विज्ञान में मूर्धन्य ध्वनियों में प्रमुखता ट थ ड ढ जैसी व्यंजन आते हैं। दंतव्य ध्वनियाँ, तो ये सारी ध्वनियों के अंदर कौन कौन से आते हैं व्यंजन, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट व्यंजन मेंशन करके, जैसे कि आपके सामने हैं मेंशन कर दिए हैं। दंतव्य ध्वनियों में कौन सा आता है, तो देखिए इसमें जिनका उच्चारण दांतों के संपर्क से किया जाता है, जिसमें त थ द ध न जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। और इसी में सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो भी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ओष्ठ ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण मुख्यतः होठों के मिलाने या उन्हें गोल आकार देने से किया जाता है। हिंदी में ओष्ठ ध्वनियों में प फ ब भ म जैसी ध्वनियाँ शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनको इग्नोर नहीं करना है। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा कि एग्ज़ाम में हिंदी भाषा और विकास से संबंधित सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बने हैं वो हिंदी का भाषिक स्वरूप से बने हैं। इसीलिए मैं इसको 2 भागों में करवाऊंगी, क्योंकि एक बार में सारे पॉसिबल नहीं है, काफ़ी घंटों लग जाएंगे मुझे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराऊं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं करवाऊंगी। और ज़्यादा अभी मैं टाइप भी नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। आगे के वीडियो में 19 क्वेश्चन करवाऊंगी। टोटल भाषिक भाषाओं से हिंदी के भाषिक स्वरूप से आपके टोटल 39 प्रश्न बने हैं 2012 से लेकर 2025 तक। तो आप सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस तरह के पूछे जाते हैं वो तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, तो आप ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किस में नहीं है? 2013 दिसंबर का ये प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपराध। अपराध में अप कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि यह शब्द स्वतंत्र रूप से एक अर्थपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। उपसर्ग वो शब्दांश या अक्षर होता है जो किसी मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है। हिंदी में उपसर्ग संस्कृत, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं से लिए गए हैं। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको उपसर्ग छांटने को बताया है, प्रश्न में पूछा है उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी है, और किन किन भाषाओं से ली गई है वो भी लगा दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? जून 2014 का प्रश्न है। तो यह आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। सही उत्तर ये हो जाएगा। आकृति मूलक वर्गीकरण उनके शब्दों की संरचना, जिसको पद रचना और व्याकरणिक स्वरूप के आधार पर किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि भाषा में शब्द कैसे बनाए जाते हैं और शब्दों के व्याकरण रूपांतरण, जैसे संधि, समास, रूप परिवर्तन का क्या स्वरूप है, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐतिहासिक वर्गीकरण में क्या होता है? यह भाषाओं को उनके ऐतिहासिक और वंशानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। कलात्मक वर्गीकरण क्या होता है? यह साहित्यिक या सौंदर्यात्मक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रभाव आधारित वर्गीकरण क्या होता है? प्रभाव आधारित वर्गीकरण यह भाषाओं के अन्य भाषाओं पर प्रभाव और संपर्क के आधार पर किया जाता है, जैसे अरबी का हिंदी पर प्रभाव। तो काफ़ी अच्छा से मैंने डिटेल में लगा दिया है। कोशिश रही है मेरी वैसे आपको वीडियो क्लास कैसी लगती है, आप मुझे फीडबैक देते नहीं है। अगर देंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा मेरी जो ये मेहनत है आप सभी के सामने आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है तो लाइक भी किया करें, नहीं लाइक कर सकते तो कमेंट कर दें, कमेंट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे
तरीके से मैं आपके सामने टॉपिक ला के रखूँ। और हाँ, ये हिंदी भाषा का विकास जब चैप्टर मैं क्लोज करूँगी, उसके बाद आप किस टॉपिक के ऊपर अगला वीडियो क्लास देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आगे अगर किसी और अदर टॉपिक पे, जैसे किसी अदर पर्सन ने मुझे कमेंट करके बोला था कि उसको अलंकार या भाषा पर उनको चाहिए वीडियो क्लास, तो मैं उनको आगे से जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसके रिगार्डिंग उनको अगला टॉपिक शुरू करूँगी। तो आपको कौन सा चाहिए, ताकि मैं साथ साथ में वो सारे टॉपिक इकट्ठे शुरू करूँ और हेल्पफुल हो सभी के लिए। तो चलिए, फ़ोन आ जाता है तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्या बोल रही हूँ कुछ पता ही नहीं चलता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा है। कंठ्योष्ठीय ध्वनि का उदाहरण बताइए, दिसंबर 2014 का प्रश्न है, जिसमें वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंठ और होठ दोनों का प्रयोग होता है। हिंदी में ओ स्वर कंठ्योष्ठीय ध्वनियों के उदाहरण हैं। यह कंठ तालव्य स्वर है जिनका उच्चारण कंठ और तालु के संयोग से होता है। यह कंठ व्यंजन है जिनका उच्चारण केवल कंठ से होता है। यह दंत व्यंजन है जिनका उच्चारण जीभ और दांतों के संयोग से होता है। तो ये टोटल 4 हैं, ऑप्शन में डिटेल लगा दी है, आप देख लीजिएगा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, दिसंबर 2014 का ये प्रश्न है, क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पद। पद उसे कहा जाता है जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है। और वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे उच्चारण किया जाता है उसे ध्वनि कहते हैं। सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं इसीलिए बता रही हूँ मैं। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है उसे पद कहते हैं। पद शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है उसे पद कहते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त या सार्थक रूप को समास कहते हैं। तो ये 7वां प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो संयुक्त व्यंजन क्या, यह एक संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें क य के संयोजन से बना है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो है संयुक्त व्यंजन है। यह ध्वनि एक साथ मिलकर एक नई ध्वनि उत्पन्न करती है। चच यह द्वितीय व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन वो होते हैं जो सजातीय व्यंजनों के योग से बनते हैं। ट यह केवल व्यंजन है ना कि संयुक्त व्यंजन। ओ एक स्वर है। तो सब मैंने लगा दिए, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है, दिसंबर 2014 का ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा 4th ऑप्शन, जिसमें ध्वनि शब्द पद वाक्य ये आपका सही होगा। तो भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि या स्वन होती हैं। यह भाषा का सबसे प्राथमिक और आवश्यक घटक है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। शब्द ध्वनियों का मिला जुला रूप होता है जो एक अर्थ को व्यक्त करता है। शब्दों का कोई अर्थ हो तो वो सार्थक शब्द कहे जाएंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहे जाएंगे। तो ये शब्दों की मैंने बता दी है यहाँ पे डेफिनेशन डिटेल। और पद किसे कहते हैं, पद शब्दों का संयोजन जिसमें एक या एक से अधिक शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। वाक्य पदों का संयोजन होता है जो एक पूर्ण विचार या संदेश व्यक्त करता है। वाक्य में विषय एक संज्ञा या सर्वनाम होता है। वाक्य में विषय और क्रिया जो एक पूर्ण विचार को व्यक्त करते हैं एक स्वतंत्र खंड बनाते हैं। वाक्य में विषय और क्रिया जो एक पूर्ण विचार को व्यक्त नहीं करते हैं वो आश्रित खंड बनाते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से होकर मुख्य विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताना है, दिसंबर 2014 का प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कंठ है, जो कि कंठ में उच्चारित ध्वनियाँ जैसे क ख ग घ, तालव्य जो छोटी तालु में उच्चारित ध्वनियाँ जैसे च छ ज झ, और वर्त्य जो दांतों के पास उच्चारित ध्वनियाँ जैसे ट ठ ड ढ, दंत्य जो दांतों के पास उच्चारित ध्वनियाँ जैसे त थ द ध, ओष्ठ्य जो होठ से उच्चारित ध्वनियाँ जैसे प फ ब भ। तो ये सारी हैं।
अगला 11वां प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? जून 2015 का ये प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 4, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है हिंदी में अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, यह हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से लिया गया है। तो अंग्रेजी से नहीं लिया है तो किससे लिया है? संस्कृत से लिया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया तो किस भाषा से लिया है? तो संस्कृत से लिया है। जहाँ वाक्य की समाप्ति को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य की समाप्ति, विचार की समाप्ति या विचारों के बीच अंतर को सूचित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य विराम चिन्ह जो हिंदी में अंग्रेजी से लिए गए हैं, जैसे कि कोमा यानी कि अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में छोटे छोटे रुकावटों को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि विचारों को जोड़ने या वाक्य को थोड़ा आराम देने के लिए। उदाहरण, राम ने घर में प्रवेश किया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। तो ये देख लीजिए यहाँ पे लगाया है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह का उपयोग वाक्य में पूछे गए सवाल या प्रश्नों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह अंग्रेजी से लिया गया है। उदाहरण, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? उसके बाद सेमीकोलन का प्रयोग वाक्य के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जब दोनों हिस्से आपस में गहरे तरीके से संबंधित होते हैं। यह भी अंग्रेजी से लिया गया है। तो उदाहरण में, मैं पढ़ाई में व्यस्त था, मेरा भाई खेल रहा था। तो काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें बता दिया है कि हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो वो एक आ जाएगा पूर्ण विराम। बाकी सारे अंग्रेजी से लिए गए हैं हिंदी में। चलिए अगला हम देख लेते हैं प्रश्न, प्रयत्न के आधार पे ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये पार्श्विक व्यंजन है ल, ऑप्शन ए सही होगा। इसका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती है, लेकिन हवा मुंह के दोनों बगल पार्श्व से बाहर निकलती है। हिंदी में केवल ल व्यंजन पार्श्विक है, यानी अन्य कोई व्यंजन इस श्रेणी में नहीं आता। अंग्रेजी, वेल्श और अन्य भाषाओं में भी ई ध्वनियाँ पार्श्विक होती हैं। अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में ई ध्वनियाँ पार्श्विक होती है। पार्श्विक व्यंजन में वायु प्रवाह जीभ के एक या दोनों ओर से आगे बढ़ता है, जबकि जीभ मुंह के बीच वायु प्रवाह को रोक देती है। उच्छिप्त ध्वनि कौन सी होती है? वह ध्वनि होती है जिसमें उच्चारण करते समय जीभ का नोक झटके से नीचे गिरता है। स्वन विज्ञान में इसे फ्लैप या तप भी कहा जाता है। इस प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण किसी अन्य भाग की ओर जीभ के अचानक फेंकने से होता है। अड़ा अढ़ जैसे व्यंजन इनके उदाहरण है। जीभ का नोक तालू से टकराकर झटका देती है, जिससे ये उच्छिप्त ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रकंपित ध्वनियाँ या लुंठित व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है। हिंदी में रा की ध्वनियाँ सबसे बड़ा उदाहरण है। इस ध्वनि में जीवा का सबसे आगे का भाग कपकपाया या थरथराया जाता है। चलिए 12वां प्रश्न हो गया। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो पा और फा दोनों अघोष ध्वनियां हैं, जो कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि उनका उच्चारण बिना स्वर यंत्र के कंपन के होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन के बिना होता है उन्हें अघोष ध्वनियां कहती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष वर्ण होता है, जैसे कि क, ख, च, झ, ट, ठ इत्यादि। ग, घ, ड, ढ और द, ध घोष ध्वनियाँ हैं, क्योंकि इनमें से उच्चारण के दौरान स्वर तंत्र में कंपन होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ण वर्ण का उच्चारण स्थान है, जुलाई 2016 का प्रश्न है। मूर्धा, ण का उच्चारण मूर्धा स्थान है, जो कि ताल के थोड़ा पीछे और ऊपर की ओर होता है। यह एक दंतात्मक या कंठ्य ध्वनि है जिसमें जीभ का अग्रभाग तालु के पास की क्षेत्र में जाता है। ण के अलावा ट, ठ, ड़, ढ, ण, श जैसी व्यंजन भी मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ण नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास वायु नाक से होकर निकलती है। अगला प्रश्न, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद बताने हैं, जुलाई 2018 का ये प्रश्न है। तो
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी बी नहीं, 4। अभ्यंतर प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के 5 भेद हैं, जिसमें यह वर्गीकरण उच्चारण के दौरान मुख के आंतरिक परिवर्तन एफर्ट के आधार पर किया जाता है। यह 5 प्रकार के हैं: विवृत, स्पष्ट, इस्त, विवृत, इस्त, स्पष्ट, संवृत। ध्वनि बनने से पहले वागिंद्रिय की क्रिया को अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। विवृत, जिनके उच्चारण में वागिंद्रिय खुली रहती हैं, जैसे स्वर। स्पष्ट, जिनके उच्चारण में वागिंद्रिय का द्वार बंद रहता है, जैसे कि क से माँ तक के 25 व्यंजन। ईशत, विवृत, जिनके उच्चारण में वागिंद्र कुछ खुली रहती हैं, जैसे कि य, र, ल, व। ईशत, स्पष्ट, थोड़ा स्पर्श या छुआ गया, श, 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 ह। संवृत वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाली निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है, तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व आ के उच्चारण में होता है। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? जून 2019 का प्रश्न है। ते पुर्तगाली भाषा के टोलहा से हिंदी में आया है। यह एक विदेशी शब्द है जो हिंदी में अंगोछा या स्नान के बाद शरीर को पोंछने के कपड़े के रूप में प्रयोग होता है। अन्य देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इनमें से कुछ भाषाएं ये हैं: अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी, पुर्तगाली। शब्दों के प्रकार: तत्सम शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया वो है तद्भव शब्द। और देशज शब्द देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हुई शब्द। तो ये सारे हैं, आप ध्यान में रखने हैं। बेटा रो रहा है, वीडियो नहीं बनाने देते, भगवान क्या करूं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके शब्द वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। यह वाक्य में कर्ता, कर्म, करण आदि भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। हिंदी में कारक के साथ भेद होते हैं, जैसे कर्ता कार्य करने वाला, कर्म जिस पर कार्य होता है, करण जिस माध्यम से कार्य होता है। अन्य विकल्प जैसे विकृत, अवयव, संबंध सूचक और क्रिया विशेषण इस परिभाषा में नहीं आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कारक। अगला 18वां प्रश्न है, इस हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो ये अरबी भाषा से आया है। सिफारिश शब्द हिंदी में अरबी भाषा से आया। इसका अर्थ है किसी के पक्ष में कुछ कहना या किसी का कार्य सिद्ध करने के लिए किसी से अनुरोध करना। यह शब्द उर्दू और फारसी भाषाओं में प्रचलित है, लेकिन इसकी मूल उत्पत्ति अरबी भाषा में है। हिंदी में अरबी भाषा से आए कुछ प्रचलित शब्द निम्नलिखित, जैसे अदालत, अदब, औरत, अकल, अलमारी। अगला 19वां प्रश्न है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। यह किस प्रकार का वाक्य है? व्यापार की वृद्धि हो। दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य है जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिन्हें संयोजक अवयव जैसे कि यदि, क्योंकि, इसलिए, ताकि जैसे ताकि द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप देखिएगा संयोजक अवयव कौन से होते हैं, जिसमें या तो की लगा हो या तो यदि लगा हो, क्योंकि, इसलिए, ताकि आदि जोड़ा होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य का विश्लेषण मुख्य वाक्य इस मेले का मुख्य उद्देश्य है, और आश्रित उपवाक्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, और संयोजक अवयव है कि। अतः सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य 2। साधारण, अब इनके ऑप्शन जो दिए हैं वो बता रही हूँ मैं डिटेल। साधारण वाक्य वह होता है जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इसमें केवल एक ही क्रिया होती है जो कारक के साथ मिलकर वाक्य को पूरा करती है, जैसे कि राम खेल रहा है। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि और, या, लेकिन, किंतु, अथवा, इसलिए आदि द्वारा जुड़े होते हैं। ये संयुक्त वाक्य के होते हैं। अगला 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ऋण है और यौगिक नहीं? नवंबर 2020 का ये प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा पीला। पीला शब्द
ऋण शब्द है, जबकि झटपट घुड़साल यौगिक शब्द है। अब पंकज योग ऋण शब्द है। ऋण शब्द वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आते हैं और जिनके खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। उदाहरण जैसे पीला, पी और ला में विभाजित करने पे कोई अर्थ नहीं मिलता है। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जैसे कि उदाहरण घुड़साल, घोड़ा और साल। योग ऋण शब्द वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि पंकज, पंख प्लस जो, जिसका शाब्दिक अर्थ कीचड़ में जन्मा है, लेकिन यह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो ये आज के 20 प्रश्न मैंने करवाए हैं हिंदी भाषा का भाषिक स्वरूप से। तो आगे मैं इसके 19 प्रश्न करवाऊंगी, क्योंकि भाषिक स्वरूप से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो इनको टाइम लगेगा मुझे टाइप करने में, इसीलिए अभी इतने 20 ही प्रश्न करवा पाई हूँ। दूसरा बच्चा भी परेशान कर रहा है, इसीलिए आगे के वीडियो में हम मिलेंगे। अगर इसी तरह की वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अगले के 19 प्रश्न अगले वीडियो में मैं करवाऊंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। प्लस अगर अपडेट चाहते हैं यूजीसी नेट की रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी की और स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की जॉब रिगार्डिंग, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, ताकि जो भी हिंदी कैंडिडेट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं दे रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे वीडियो। क्योंकि ये हिंदी एक सब्जेक्ट एक ऐसा है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न बनते हैं मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और ये हिंदी भाषा का विकास है, तो ये पूरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न तो बनते ही हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सब तरह के प्रश्न करवा दूं, खास करके डिटेल में, ताकि आगे किसी और एग्ज़ाम में जो आप दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहे ये। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज का वीडियो क्लास बंद करते हैं, और अगले वीडियो में बाकी के 19 प्रश्न करेंगे हिंदी भाषा के भाषी स्वरूप से।